हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ संदीप बेनीवाल। इस वीडियो में अपने क्लास 11th के 10th लेसन को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें अपने 6 क्रॉप्स पढ़ चुके हैं। आज अब इस वीडियो में अपने 7वीं क्रॉप भिंडी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले अपने उसका वानस्पतिक वर्गीकरण पढ़ते हैं, उसके बाद में इसका महत्व, फिर जलवायु, फिर मिट्टी के बारे में, मृदा के बारे में पढ़ेंगे, फिर बीज, फिर उन्नतशील किस्में, सिंचाई, निराई गुड़ाई, कीट, रोग और लास्ट में उपज या तुड़ाई और उपज अंतिम पोर्शन अपना रहता है। इसी सीक्वेंस में पहले अपने कुछ फसलों को पढ़ा था और आज इसी सीक्वेंस में अपने भिंडी को कंटिन्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन, सब्जियों की खेती। सब्जियों की खेती 7th नंबर अपनी वीडियो है। ये सब्जियों की खेती की 7th नंबर वीडियो भिंडी, या इसको बोलते हैं इंग्लिश में ओकरा, भिंडी या ओकरा। इसकी 7th वीडियो है। इससे पहले 6 फसलें अपने पढ़ चुके हैं। सबसे पहले आपको पता है अपने वानस्पतिक नाम पढ़ते हैं। वानस्पतिक नाम, भिंडी का वानस्पतिक नाम, कुल और उत्पत्ति स्थल। देखिए, सबसे पहले भिंडी का जो वानस्पतिक नाम होता है वह होता है एबल मोस्कस एस्कुलेंटम। एबल मोस्कस एस्कुलेंटम, ठीक है। एबल मोस्कस एस्कुलेंटम ये मालवेसी, जिस कुल की कपास होती है उस कुल की फसल होती है मालवेसी। कपास की अपने पढ़ेंगे अगली क्लास में, आपकी 12th क्लास में अपने पढ़ेंगे। फिर इसका उत्पत्ति स्थल होता है वो अफ्रीका। उत्पत्ति स्थल कौन सा होता है? अफ्रीका होता है। देखिए, अब इसके महत्व और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बुलेट पॉइंट है, उनकी जिक्र करते हैं। भिंडी को लेडी फिंगर या ओकरा भी कहते हैं। आपको पता होगा भिंडी होती है वो महिला की अंगुली के समान होती है, इसलिए भिंडी को लेडी फिंगर और इसका इंग्लिश में नाम है या ओकरा, ओकरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेडी फिंगर भी कहते हैं और ओकरा भी कहते हैं, ठीक है। ये इसके 2 उपनाम, कोई और भी इसको नाम से जाने जाते हैं। खाने वाला भाग जो होता है वो कैप्सूल कहलाता है। भिंडी का खाने वाला भाग कैप्सूल कहलाता है। खाने वाला जो भाग होता है वो कैप्सूल कहलाता है। इसको अंडरलाइन करेंगे क्योंकि मस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अपने देखते हैं, भारत में भिंडी का उत्पादन में प्रथम स्थान है। भारत का भिंडी उत्पादन में प्रथम स्थान है। भारत का भिंडी उत्पादन में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। इसके बाद में अपने बात करते हैं, भिंडी आयोडीन का अच्छा स्रोत होता है। भिंडी में आयोडीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। भिंडी आयोडीन का अच्छा स्रोत है, अच्छा स्रोत, यानी कि भिंडी में आयोडीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद में भिंडी में
क्या क्या पाया जाता है भिंडी में? 89.6% पानी यानी कि जल और 6.4% कार्बोहाइड्रेट, 6.4% कार्बोहाइड्रेट, 6.4% कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा 1.9% प्रोटीन, 1.9% प्रोटीन, 0.2% वसा वह कुछ मात्रा में रेशा होता है। 1.2% रेशा वह 66 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम, 66 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम फल में कैल्शियम क्या होता है? 66 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम भिंडी का जो फल होता है उसमें कैल्शियम वह 56 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम फल में फॉस्फोरस उपस्थित होता है। ठीक है। इसके बाद में यदि अपने बात करें जलवायु की, देखिए भिंडी को वैसे तो कोई भी मौसम में लगाया जा सकता है, जलवायु या क्लाइमेट। भिंडी को कोई भी प्रकार के मौसम में लगाया जा सकता है, परंतु मुख्य रूप से भिंडी जो है गर्म जलवायु की फसल है। भिंडी मुख्य रूप से गर्म जलवायु की फसल है। भिंडी कौन सी जलवायु की फसल है? गर्म जलवायु की फसल है। भिंडी की खेती के लिए जो तापमान उपयुक्त होता है वो 25 से 30 डिग्री। भिंडी की खेती के लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त रहता है। भिंडी की खेती के लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है वो उपयुक्त रहता है, और 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से कम तापमान होने पर उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ठीक है। इसके बाद में अपने मृदा एवं खेत की तैयारी करते हैं। मृदा एवं खेत की तैयारी। मृदा एवं खेत की तैयारी। देखिए मृदा एवं खेत की तैयारी में सेम कौन सी कौन सी जल निकास वाली, जीवांश पदार्थ वाली और दोमट मृदा 6.5 से 7.5 pH वाली। उचित जल निकास pH 6.5 से 7.5, जीवांश पदार्थ युक्त दोमट व बलुई दोमट मृदा उपयुक्त। ठीक है। सारों में मृदा होती है ना वो सिमिलर होती है, लगभग सारों में मृदा सेम होती है। मृदा के बाद में अपने खेत की तैयारी करने के लिए इसमें कुछ विशेष प्रैक्टिसेस नहीं हैं। इसके बाद में अपने बात करते हैं बुआई एवं बीज की मात्रा के बारे में। तो ग्रीष्म काल में इसमें 2 टाइम में बुआई की जाती है।
इसकी भिंडी की 2 टाइम बुआई की जाती है। एक तो होता है वर्षाकालीन, एक होता है ग्रीष्मकालीन। दोनों टाइम बुआई के लिए बीज की मात्रा अलग अलग होती है, स्पेसिंग अलग अलग होती है और प्रोडक्शन भी अलग अलग मिलता है। चलिए देखते हैं किसमें कितने बीज की मात्रा रखते हैं, कितनी स्पेसिंग रखते हैं और कितना प्रोडक्शन उससे होता है, किससे प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, भिंडी असल में कब लगानी चाहिए। देखते हैं बुआई एवं बीज की मात्रा। बुआई एवं बीज की मात्रा। देखिए सबसे पहले अपने 2 बातें लिखेंगे। ग्रीष्मकालीन भिंडी की बुआई कब करनी चाहिए, फरवरी मार्च में करनी चाहिए, में करते हैं। ठीक है, ग्रीष्मकालीन की जो बुआई होती है वो फरवरी मार्च में, वह वर्षाकालीन भिंडी की बुआई कब करते हैं, जून जुलाई में, जब वर्षा होती है जून जुलाई में करते हैं। ठीक है, अब 2 बातें कन्फर्म होगी। एक तो ग्रीष्मकालीन भिंडी का जो बुआई है वो फरवरी मार्च में, और दूसरा जो वर्षाकालीन भिंडी है उसकी बुआई होती है वो जून जुलाई में वर्षा ऋतु में की जाती है। अब बात आती है बीज दर। अब ग्रीष्मकालीन की बीज दर पहले पढ़ेंगे, लिख लेते हैं। ग्रीष्मकालीन बुआई हेतु बीज दर सेम लिखेंगे, वर्षाकालीन बुआई हेतु बीज दर, यहां पे लिखेंगे स्पेसिंग। ठीक है, अब वर्षाकालीन में स्पेसिंग कितनी रखते हैं और ग्रीष्मकालीन में स्पेसिंग कितनी रखते हैं, सेम इसके आगे जस्ट लिख के अपने पढ़ेंगे। तो ग्रीष्मकालीन में जो बीज दर होती है वो 12 से 15 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से रखते हैं। कितनी, 12 से 15 केजी, और इसकी रखते हैं वर्षाकालीन की 8 से 10 केजी प्रति हेक्टेयर। यदि अपने बीज दर कम है, यदि बीज दर कम है तो स्पेसिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो इसमें जो स्पेसिंग रखी जाती है वो 60 × 30 सेमी स्पेसिंग रखी जाती है, और इसमें जो स्पेसिंग रखी जाती है 30 × 20 सेमी स्पेसिंग रखी जाती है। ये मस्ट इम्पोर्टेंट है भिंडी के लिए। ये बुआई और जो स्पेसिंग और बीज दर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ग्रीष्मकालीन में भिंडी की बुआई करते समय बीज दर कितनी रखते हैं और इसकी स्पेसिंग कितनी रखी जाती है, वर्षाकालीन में भी कितनी बीज दर और कितनी स्पेसिंग रखी जाती है। इसके बाद में अपने बात करते हैं उन्नत किस्में। उन्नत किस्में उससे भी इम्पोर्टेंट। भिंडी फसल है वो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका वनस्पति वर्गीकरण कम पूछा जाता है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। अब पहली किस्म आती है परभणी क्रांति। परभणी क्रांति काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि परभणी क्रांति किसकी है, भिंडी की है। ये सफेद मक्खी जो रोग होता है, कीट होता है, उससे प्रतिरोधी, सफेद मक्खी कीट के प्रतिरोधी जो परभणी क्रांति है वो सफेद मक्खी कीट के प्रति क्या होती है, प्रतिरोधी होते हैं। दूसरा अर्का अनामिका, दूसरी किस्म है अर्का अनामिका। ये पीला सीरा मोजेक वायरस रोग होता है, पीला सीरा मोजेक वायरस से प्रतिरोधी, यानी कि इसमें पीला सीरा मोजेक वायरस रोग नहीं होता है। तीसरा आता है पुसा सावनी। पुसा सावनी जो किस्म होती है
वो अम्लीय व लवणीय भूमियों के प्रति प्रतिरोधी, अम्लीय व लवणीय भूमि हेतु उपयुक्त। अब जो किस्में होती है वो सारी याद नहीं होती है, परंतु जिसमें स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उनको याद करना पड़ता है। चौथा, पूसा मखमली। पूसा मखमली जो किस्म है वो फल मुलायम होते हैं, फल मुलायम होते हैं। ठीक है। अब पांचवी किस्म है पूसा पंजाब पद्मिनी, पंजाब पद्मिनी पांचवी किस्म। छठी किस्म है अर्का अभ्य, काफी बार पूछी गई किस्म है अर्का अभ्य। सातवीं किस्म है आजाद क्रांति, आजाद क्रांति। आजाद क्रांति भी भिंडी की किस्म है। ये सारे क्या है, भिंडी की किस्में हैं और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ये दोनों जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा परीक्षा की दृष्टि से, जेट की दृष्टि से तो स्पेशली इम्पोर्टेंट है। परंतु आपकी 11वीं की परीक्षा में भी पूछा जाएगा प्रश्न कि भिंडी की जो उपयुक्त किस्म होती है वो लिखिए, या कोई एक किस्म का नाम दे के लिख लेगा कि उपरोक्त दी हुई किस्म किसकी है, तो आपको भिंडी सिलेक्ट करना होगा जब भिंडी की किस्म होगी। अब बात करते हैं खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरक की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है, सबसे पहले अपने बात करते हैं FYM या गोबर की खाद की। FYM वही 15 से 20 क्विंटल, 15 से 20 टन। इसके बाद में नाइट्रोजन 23 kg, इसके बाद में फास्फोरस 40 kg और पोटाश 23 kg। ये प्रति हेक्टेयर क्या करते हैं, बुआई के समय प्रति हेक्टेयर बुआई के समय वह 30 kg नाइट्रोजन 1 माह बाद खड़ी फसल में। ठीक है, 1 माह बाद क्या करते हैं, 30 किलो नाइट्रोजन और देते हैं, वो खड़ी फसल में अपने को दिया जाना चाहिए। इसके बाद अपने बात करते हैं सिंचाई। सिंचाई भी इसमें काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अंकुरण के समय नमी नहीं होने पर, अंकुरण के समय नमी नहीं होने पर सिंचाई करनी चाहिए, सिंचाई करनी चाहिए। ठीक है, अंकुरण के समय जब नमी नहीं हो तो सिंचाई करनी चाहिए। वर्षा ऋतु में अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। वर्षा ऋतु में जो बुआई करते हैं, वर्षा ऋतु में अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, वर्षा ऋतु में कोई खास पानी की आवश्यकता नहीं होगी। मार्च अप्रैल में 10 से 12 दिन और मई जून में, मार्च में 10 से 12 दिन, मार्च 10 से 12 दिन, अप्रैल 7 से 8 दिन और मई जून 4 से 5 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए, सिंचाई करनी चाहिए। ठीक है, ये था अपने भिंडी के बारे में कुछ जलवायु, वानस्पतिक वर्गीकरण, महत्वपूर्ण पॉइंट, बुलेट पॉइंट, जलवायु, मृदा व खेत की तैयारी, उन्नतशील किस्में, बुआई का समय, बीज की मात्रा, खाद उर्वरक और सिंचाई। अब अपने इसमें 4 टॉपिक और बचते हैं। कौन कौन से? निराई गुड़ाई, कीट, रोग और तुड़ाई व उपज। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, वरना वीडियो को पॉज कर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद में अपने ये चारों पॉइंट देखते हैं। हाँ जी,
अब अपने देखते हैं भिंडी में निराई गुड़ाई कब करनी चाहिए। भिंडी का जिक्र कर रहे थे, तो भिंडी में निराई गुड़ाई कब करनी चाहिए। अपना पॉइंट है निराई गुड़ाई। निराई गुड़ाई, देखिए भिंडी में निराई गुड़ाई के लिए सबसे मोस्ट है निराई गुड़ाई की क्रिया भिंडी में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अपने लिखते हैं भिंडी की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए खरपतवारों का निकालना या निराई गुड़ाई आवश्यक क्रिया है। तो क्या होता है, खरपतवार निकालना आवश्यक क्रिया है। तो खरपतवार हटाने के लिए खरपतवार नाशी बासालीन का छिड़काव करते हैं। भिंडी में खरपतवारों के नियंत्रण के लिए बासालीन 2 ग्राम प्रति लीटर बासालीन का छिड़काव करना चाहिए। इससे तो अपना क्या हो जाएगा, भिंडी में खरपतवारों का नियंत्रण हो जाएगा। बासालीन का छिड़काव करके अपने खरपतवारों को रोक सकते हैं। इसके बाद अपने बात करते हैं भिंडी के प्रमुख कीट। भिंडी के प्रमुख कीट, सबसे पहला कीट हरा तेला, मोला या सफेद मक्खी, तीनों को इकट्ठे पढ़ते हैं। हरा तेला, मोला और सफेद मक्खी। देखिए ये क्या है, हरा तेला एफिड और सफेद मक्खी वाइट फ्लाई। ठीक है, तो ये अपने बहुत बार पढ़ चुके हैं। यह क्या करते हैं, कोमल भागों व पत्तियों का रस चूस कर उनको कमजोर बना देते हैं। यह पौधे के कोमल भागों या वह पत्तियों का रस चूसकर उसे मत लिखो, पौधे को रस को चूसकर पौधे को कमजोर बना देते हैं। ठीक है, अब रोग सब में एक जैसे हैं, रस चूसते हैं और पौधे को कमजोर बना देते हैं। यदि स्पेसिफिक नाम आ जाए जैसे सफेद मक्खी, तो इसका यही काम है कि रस चूसेगी और पौधे को कमजोर बना देगी। तो इसके नियंत्रण के लिए रोकथाम, इसके नियंत्रण हेतु डाईमिथोएट 30 EC, डाईमिथोएट 30 EC या इमिडाक्लोरोपिड या इमिडाक्लोरोपिड 1.1% 1 ml प्रति लीटर
पानी का घोल बनाकर छिड़काव करते हैं, घोल बनाकर छिड़काव करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, नियंत्रण हो जाएगा। दूसरे बात करते हैं फल छेदक। ये क्या करते हैं, फलों को खाते हैं। दूसरा कीट है फल छेदक, फ्रूट बोरर। इनको इंग्लिश में फ्रूट बोरर बोला जाता है। ये क्या करते हैं, भिंडी का प्रमुख कीट है। यह भिंडी का प्रमुख कीट है। यह भिंडी के अलावा कपास व बैंगन को भी प्रभावित करता है। कपास व बैंगन को भी यह क्या करता है, कीट प्रभावित करता है। रोकथाम के लिए क्या करेंगे, रोकथाम, इसके नियंत्रण हेतु मेलाथियान, कीटों में सारों में मेलाथियान यूज होगा। और रोगों में जो कवक जनित होती है तो बाविस्टीन, कैप्टान, थायरम, ये मेलाथियान 23 EC का 1 ml प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर छिड़काव करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर 15 दिन बाद दोहराते हैं। ठीक है, आवश्यकता पड़ी, ये रोग कंट्रोल नहीं हुआ तो 15 दिन बाद में वापस दोहराना अपने को चाहिए। अब अपने बात करते हैं भिंडी के प्रमुख रोग। भिंडी के प्रमुख रोग, सबसे पहले रोग की यदि अपने बात करें तो पहला रोग कौन सा होता है, पित्त शीरा मोजेक वायरस। पित्त शीरा, मैंने आपको बताया था ना, एक किस्म थी वो रेसिस्टेंट थी, पित्त शीरा मोजेक वायरस। यह इसी रोग से संबंधित थे। आप समझ जाया करो कि रोग का नाम आ गया तो आगे वो पढ़ना पड़ेगा। यह विषाणु द्वारा फैलता है तथा इसका जो वाहक होता है वो सफेद मक्खी होता है। विषाणु द्वारा फैलता है, वाहक सफेद मक्खी। ठीक है, ये विषाणु के द्वारा फैलेगा और इसका वाहक जो होता है वो सफ़ेद मक्खी होता है। इसके बाद में पत्तियों के सिराएं पीली पड़ जाती है और अन्य भाग हरा रहता है। इसके प्रभाव से पत्तियां पीली पड़ जाती है, परंतु जो सिराएं पत्तियों में होती है, कैसे वाली, जैसे ये पत्ती है, ये जो सिरा है वो तो क्या रहेगी, ये वाली हरी रहेगी और जो पत्तियां होगी वो पीली पड़ जाएगी। सिराएं हरी रहती है, पत्तियां प्याले नुमा बाटी के जैसी हो जाती है, पत्ती प्याले नुमा हो जाती है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने अंडरलाइन किया है। अब अपने इसकी रोकथाम की बात करते हैं। तो रोग को फैलाने वाले को अपने मार देंगे, यानी कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, यानी कि सफ़ेद मक्खी को अपने कंट्रोल करेंगे। तो सफ़ेद मक्खी के लिए कंट्रोल करने के लिए क्या कहते हैं, डाइमिथोएट का डाइमिथोएट 30 cc का 1 ml प्रति लीटर पानी का
घोल बनाकर छिड़काव करते हैं, बनाकर छिड़काव करना चाहिए। ठीक है, क्या करेंगे, डाइमिथोएट का 1 ml प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर छिड़काव करेंगे। सफ़ेद मक्खी का नियंत्रण हो जाएगा और सफ़ेद मक्खी का नियंत्रण होने से अपने पास पित्तशिरा मोज़ेक वायरस नहीं होगा। दूसरा आता है छाछिया रोग। छाछिया रोग, ठीक है, छाछिया रोग क्या होता है, इससे पत्तियां उतरने पर चूर्णी धब्बे दिखाई देते हैं। इससे प्रभावित पौधे की पत्तियों पर सफ़ेद चूर्णी धब्बे दिखाई देते हैं। सफ़ेद चूर्णी क्या होंगे, धब्बे दिखाई देंगे। और इसकी रोकथाम के लिए क्या करते हैं, केराथेन LC रोकथाम, केराथेन LC या कैलिक्सिन 1 ml या कैलिक्सिन 1 ml प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करते हैं। पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करते हैं। ठीक है, इसके बाद अपने बात करते हैं कि एक रोग और होता है, मूल ग्रंथि या सूत्रकृमि रोग। मूल ग्रंथि या सूत्रकृमि रोग, इससे क्या हो जाते हैं, गांठें बन जाती हैं। ठीक है, इस रोग से प्रभावित पौधों की जड़ों में गांठें बन जाती है और पौधे की वृद्धि रुक जाती है। इस रोग से प्रभावित पौधे की जड़ों में गांठें बन जाती है, वह पौधे की वृद्धि रुक जाती है। पौधे की वृद्धि क्या हो जाएगी, रुक जाएगी और गांठें बन जाएगी। तीसरा, यदि अपने बात करें इसकी रोकथाम के लिए, तीसरे की रोकथाम के लिए बुआई से पूर्व 25 kg कार्बोफ्यूरॉन 3G मृदा में छिड़काव कर मिलाना चाहिए। इससे ये रोग नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद में अपने तुड़ाई व उपज की बात करते हैं। तुड़ाई व उपज, प्रथम तुड़ाई कब करते हैं, 50 से 60 दिन बाद। भिंडी में प्रथम जो तुड़ाई होती है 50 से 60 दिन बाद करते हैं। कब करते हैं, भिंडी में 50 से 60 दिन बाद तुड़ाई करते हैं। और ग्रीष्मकालीन की उपज, देखिए उपज में कितना फर्क होगा। ग्रीष्मकालीन उपज 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। ग्रीष्मकालीन की उपज कितनी होती है, 50 क्विंटल। और वर्षाकालीन उपज 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। यानी कि वर्षाकालीन ऋतु में यदि भिंडी को बोया जाता है तो इससे प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। ये बात आज नई अपने को सीखने को मिली है। दूसरी बात,
अपने वीडियो को लाइक करना भी सीखिए, वीडियो को शेयर करना भी सीखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगली फसल के साथ अपने जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक।